स्ट्रेंजर बाय अल्बert कामू। बायोग्राफी। द लाइफ ऑफ अल्बert कामू। अल्बert कामू का जन्म 7 नवंबर 1913 को फ्रेंच कॉलोनी अल्जीरिया में हुआ था। अगले साल 1914 में उनके पिता वर्ल्ड वार फर्स्ट में बैटल ऑफ मरीन के दौरान शहीद हो गए। कामू, उनकी माँ और भाई सब लोग एक छोटे से 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में रहते थे, अपनी नानी और बीमार अंकल के साथ। उनका परिवार काफ़ी गरीब था, लेकिन कामू ने फिर भी यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जीरिया में पढ़ाई शुरू की। इसके लिए उन्हें कई छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ी, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी की वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बाद में कामू ने एक एंटी कॉलोनियल न्यूज़पेपर में काम किया और अल्जीरिया में गरीबी के बारे में बहुत कुछ लिखा। 1935 से 1938 के दौरान उन्होंने एक थिएटर ग्रुप बनाया जो कम पैसे में वर्किंग क्लास लोगों को अच्छा नाटक दिखाने की कोशिश करता था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कामू पेरिस चले गए और वहाँ वो एक एंटी जर्मन रेजिस्टेंस मूवमेंट में एक इम्पोर्टेंट राइटर बन गए। उन्होंने कॉम्बैट नाम का एक अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर भी चलाया जो उस समय काफ़ी मायने रखता था। इसी दौरान कामू ने अपनी अपसेट फिलॉसफी भी लिखी। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, ज़िंदगी का कोई पक्का या लॉजिकल मतलब नहीं होता। बावजूद इसके, कामू का कहना था, भले ज़िंदगी का कोई मतलब ना हो, लेकिन हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जोश और इज्जत के साथ गुजारनी चाहिए। 1942 में उनकी 2 फेमस किताबें आई, द स्ट्रेंजर एक नॉवेल, द मेटासिसिफस एक एस्से। इन दोनों ने कामू को फेमस राइटर और थिंकर के रूप में मशहूर कर दिया। बाद में उन्होंने कई नॉवेल्स, प्लेज और एस्सेज भी लिखे। उनकी कुछ और पॉपुलर किताबें हैं, द प्लेग, द फॉल और एक फेमस एस्से, द रेबेल। कामू को 1957 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। उनकी मौत इसके 3 साल बाद 1960 में एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जब वो सिर्फ 47 साल के थे। मर्सो, इस कहानी का मेन कैरेक्टर, इस कहानी का हीरो, इस कहानी का नरेटर। मर्सो लोगों से इमोशनली डिटैच्ड है। वो सोसाइटी के बनाए मॉरल रूल्स को नहीं मानता। इसके साथ साथ वो एथिस्ट भी है, यानी वो भगवान में बिलीव नहीं करता। उसके एथिज्म और अलग बिहेवियर की वजह से वो लोगों को पसंद नहीं आता। अंत में इसके लिए उसे मौत की सज़ा मिलती है। कहानी का सेकंड कैरेक्टर है मैडम मर्सो। ये बेसिकली मर्सो की माँ है। ये शहर से बाहर ओल्ड एज होम में रहती हैं। नोवेल का एंड आते आते मर्सो ये सोचता है कि उसकी माँ ने अपने बुढ़ापे में इस मीनिंगलेस दुनिया को एक्सेप्ट कर लिया था और वो हर पल को जीती थी जैसा मर्सो करता है। कहानी का थर्ड कैरेक्टर है मरी कार्दोना। मरी मर्सो की गर्लफ्रेंड है। मरी यंग, ब्यूटीफुल और जिंदा दिल लड़की है। उसे स्विमिंग और आउटर एक्टिविटीज़ पसंद है। वो मर्सो को पूरी तरह से समझ नहीं पाती, लेकिन उसके अजीब नेचर से अट्रैक्ट होती है। रेमंड, ये लोकल पिंप और मर्सो का पड़ोसी है। मर्सो के इंडिफरेंट नेचर की वजह से वो रेमंड की सारी बातें मान लेता है, चाहे वो सही हो या गलत। ट्रायल के टाइम पर रेमंड अपनी गवाही मर्सो के हक में देकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। कहानी का फिफ्थ कैरेक्टर है सलमानो। सलमानो भी मर्सो का पड़ोसी है। सलमानो अपने पालतू कुत्ते को बेवजह मारता पीटता रहता है और खूब गालियाँ भी देता है, लेकिन जब वो कुत्ता खो जाता है तो उसके लिए रोता भी है और चाहता है कि वो वापस आ जाए। अरब, यह रेमंड की गर्लफ्रेंड का भाई है। इस अरब का कैरेक्टर थोड़ा सा मिस्टीरियस है। बेसिकली मर्सो इसी को गोली मारता है। सेलेस्ट, एक कैफ़े का मालिक जहाँ पर मर्सो रोज़ खाना खाता है। जब मर्सो का ट्रायल होता है तो सेलेस्ट उसकी ऑनेस्टी और सच्चाई पर बोलकर उसकी मदद करता है। थॉमस परेज ओल्ड एज होम का बूढ़ा रिहायशी। मर्सो की माँ और थॉमस परेज के बीच डीप इमोशनल कनेक्शन या रोमांटिक रिलेशनशिप होता है। उनका रिश्ता नोवेल के चंद जेन्युइन इमोशनल रिलेशनशिप में से है। मेसन, रेमंड का दोस्त। मेसन एक एनर्जेटिक खुश इंसान है। वो कोर्ट में मर्सो के अच्छे कैरेक्टर के हक में गवाही देता है। मजिस्ट्रेट, वो आदमी जो मर्सो की गिरफ्तारी के बाद उससे सवाल जवाब करता है। मजिस्ट्रेट को मर्सो के माँ के मरने पर उदास न होने की वजह से बहुत परेशानी होती है। द चैपलिन, ये एक प्रीस्ट है जो लोगों की मदद करता है। जिसको डेथ सेंटेंस मिली होती है वो उसे जाकर धर्म का पाठ पढ़ाता है। चैपलिन मर्सो के मरने से पहले उसे धार्मिक इंसान बनाना चाहता है। स्टोरी, मर्सो फ्रेंच अल्जीरिया में रहता है। एक दिन उसे टेलीग्राम मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसका फ्यूनरल कल होगा। अपनी माँ की मौत की खबर को सुनकर उसे ज़रा भी दुख नहीं होता। वो मेरिंगो जाने के लिए तुरंत बस पकड़ लेता है। मेरिंगो में उसकी माँ ओल्ड एज होम में रहती हैं। वहाँ का डायरेक्टर उससे पूछता है
कि क्या वो आखिरी बार अपनी माँ की डेड बॉडी को देखना चाहेगा। मरसो मना कर देता है। वो रात भर अपनी माँ की कॉफिन के पास बैठता है। बैठे बैठे वहाँ पर वो सिगरेट पीता है, कॉफ़ी पीता है, वहाँ के केयर टेकर से छोटी मोटी बातें करता है और कभी कभी उसकी आंख भी लग जाती है। उसके लिए माँ की मौत एक नॉर्मल चीज़ थी। वो आम लोगों की तरह दुख को महसूस नहीं करता। फ्यूनरल के तुरंत बाद वो एलजीए लौट आता है। अगले दिन वो बीच पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मरी से होती है। मरी उसके साथ पहले काम करती थी। वो मरी के साथ फ्लर्ट करता है। दोनों हंसते हैं, खुश होते हैं, साथ साथ नहाते हैं। नहाने के बाद दोनों साथ में कॉमेडी मूवी देखने जाते हैं। रात दोनों साथ गुजारते हैं। मरी सुबह चली जाती है और मरसो बिस्तर पर आलस की वजह से पड़ा रहता है। ये सारे काम वो अपने माँ के फ्यूनरल के अगले दिन ही कर रहा होता है। उसके अंदर अपनी माँ के मरने पर कोई भी गिल्ट, कोई भी दुख नहीं होता। दोपहर तक वो बिस्तर पर पड़ा रहता है। शाम को वो बालकनी में बैठकर लोगों को आते जाते देखता है। मंडे को वो काम पर फिर जाता है। रात में उसकी मुलाकात सलमानो से होती है। सलमानो एक बूढ़ा आदमी है जो उसी की बिल्डिंग में रहता है। उसके पास एक बीमार सा कुत्ता है। वो कुत्ता उसका इकलौता साथी है। आगे जाकर उसकी मुलाकात रेमन सिनेट से भी होती है, जिसके बारे में लोग कहते हैं वो एक पिंप है, यानी वेश्यावृत्ति के धंधे में दलाली करता है। रेमंड मरसो को डिनर पर बुलाता है। वो उसे बताता है कि उसने अपने मिस्ट्रेस को मारा है क्योंकि वो उसके साथ चीट कर रही थी। अब वो चाहता है कि मरसो उसके लिए माफ़ीनामा लिखे, जिससे वो लड़की उसके पास वापस आ जाए और वो उसे और सताए और जलील करे। मरसो बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो लेटर रेमंड के लिए लिख देता है। कोई मॉरल जजमेंट नहीं, कोई सिंपैथी नहीं। इस सब के चलते उसका उसके भाई के साथ झगड़ा हो जाता है, जो अब रेमंड को पीटना चाहता है। सैटरडे को मरी मरसो के घर आती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मरसो कामली कहता है, शायद नहीं। उसके लिए प्यार, इमोशंस कुछ भी मायने नहीं रखते। तभी बाहर से चीखने की आवाज़ें आती हैं। वो दोनों फ़ौरन बाहर जाते हैं। रेमंड की मिस्ट्रेस और उसका भाई पुलिस वाले को लेकर आए थे। बवाल होता है। पुलिस रेमंड को थप्पड़ मारती है। रेमंड के ऊपर केस बनता है। वो मरसो से अपने लिए झूठी गवाही देने को कहता है। मरसो तैयार हो जाता है। उसके लिए सब कुछ ठीक है। फिर वो सलमानो से मिलता है। वो रो रहा होता है क्योंकि उसका कुत्ता भाग गया है। मरी जाते जाते फिर मरसो से पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मरसो पूरी तरह इंडिफरेंट होकर जवाब देता है, अगर तुम चाहो तो। अगले संडे मरसो और मरी रेमंड के दोस्त के घर जाते हैं। रेमंड के दोस्त का घर बीच के पास होता है। रेमंड के दोस्त का नाम मैसन होता है। वो सब साथ साथ बीच पर घूमने जाते हैं, स्विम करते हैं, लंच करते हैं। शाम को जब वो बीच पर घूमने निकलते हैं तो उनकी मुलाकात अरबों से होती है। उन सब में एक ज़बरदस्त फाइट होती है। रेमंड चाकू से घायल हो जाता है। रेमंड गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन मरसो उसे मना करता है और उससे गन ले लेता है। मरसो उसकी मदद करता है। दोनों बीच वाले घर पर वापस आ जाते हैं। बाद में मरसो अकेले वापस घूमने निकलता है और बिना किसी क्लियर रीजन के रेमंड की मिस्ट्रेस के भाई यानी अरब को गोली मार देता है। क्यों? क्योंकि धूप बहुत तेज थी और वो मरसो की आंखों को चुभ रही थी। मरसो को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसका लाल उसके रिग्रेट न करने पर परेशान हो जाता है। मजिस्ट्रेट उससे मिलता है और कहता है वो खुद में और खुदा में यकीन रखे। मरसो से साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है न उसे खुद में न ही खुदा में, दोनों में बिलीव नहीं है। उसकी बातें सुनकर मजिस्ट्रेट घबरा जाता है और उसे मॉन्स्टर एंटीक्राइस्ट कहकर बुलाता है। मरी जेल में मरसो से मिलने आती रहती है। वो उम्मीद करती है कि वो एक दिन छूट जाएगा, फिर बाहर निकलकर हम दोनों शादी करेंगे। मरसो को शुरू में जेल में रहने में बहुत दिक्कतें होती हैं। उसे सिगरेट, लड़की और बीच पर घूमने की लत सताती रहती है, लेकिन बाद में उसको जेल की आदत पड़ जाती है और ये सब चीज़ें उसे परेशान करना बंद कर देती हैं। ट्रायल का दिन कोर्ट रूम लोगों से भरा हुआ होता है। मर्डर की बात जल्दी से साइड हो जाती है और मेन डिस्कशन मरसो के कैरेक्टर और उसकी माँ के मौत के वक्त पर उसके रिएक्शन पर शिफ्ट हो जाता है। लोग गवाही देते हैं कि इसने अपने माँ के मरने पर कोई दुख नहीं मनाया। मरी भी गवाही देती है। दोनों ने बीच पर नहाया और फिर कॉमेडी मूवी देखने गए। प्रोसिक्यूटर कहता है मरसो एक मॉन्स्टर है जिसके लिए एक अबमॉरल फीलिंग्स सोसाइटी के लिए खतरा है। कोर्ट मरसो को गिल्टी पाती है और उसे मौत की सज़ा सुनाती है। मरसो जेल में अपने एक्सिक्यूशन का इंतज़ार करता रहता है। कभी कभी वो सोचता है कि क्या वो इस सब से बच भी सकता है। एक दिन चैपलिन उससे मिलने आता है और कहता है कि वो खुदा की तरफ रुजू करे, खुदा उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। मरसो उसे भी मना कर देता है।
वो उससे कहता है कि उसे भगवान यानी गॉड और आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद की ज़िंदगी पर भरोसा नहीं। चैपलिन उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वो मर्सो को फोर्स करता है तो मर्सो उसे जोर से डांटता है और कहता है इस दुनिया का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ की कोई भी चीज़ कुछ भी सेंस नहीं बनाती। वो आखिरी बार अंधेरे जेल के कमरे से तारों को देखता है। उसे पता है कि वो अगले दिन मरने वाला है और इस दुनिया को उसकी मौत से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। थीम्स इन स्ट्रेंजर। नंबर 1, द इरेशनैलिटी ऑफ यूनिवर्स। स्ट्रेंजर एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन इसके जरिए कामूस अपने अब्सर्डिज्म के आइडिया को इंसान पर अप्लाई करते हैं। कामू अपने एग्जिस्टेंस में कहते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस का रेशनल या लॉजिकल मतलब नहीं होता, और लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। लोग हर वक्त ज़िंदगी में कोई मतलब या पर्पस तलाशते रहते हैं और उनकी यही कोशिश अब्सर्डिटी को जन्म देती है। मर्सो की ज़िंदगी इस थियरी का बेस्ट एग्जाम्पल है। न ही उसके इनर वर्ल्ड में कोई लॉजिक या ऑर्डर होता है, न ही उसके आउटर वर्ल्ड में। मर्सो बिना सोचे समझे एक्शंस लेता है, जैसे बिना सोचे समझे मरी से शादी के लिए हाँ कह देना या बिना किसी खास रीजन पे अरब पे गोली चला देना। सोसाइटी मर्सो के इरेशनल एक्शंस को समझने की कोशिश करती है, लेकिन समझ नहीं पाती। शायद इन सब के पीछे कोई रीज़न ही नहीं है। हम बेवजह हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढते रहते हैं। कोर्ट ट्रायल एक बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर सोसाइटी मर्सो के क्राइम का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढती है। लॉयर और प्रोसिक्यूटर दोनों रीजन, कॉज इफेक्ट और लॉजिक के बेसिस पर बातें करते हैं, लेकिन उनका कोई फैक्चुअल प्रूफ नहीं होता। ये ट्रायल खुद में अब्सर्ड है। हम ऐसी दुनिया में लॉजिक ढूंढ रहे हैं जहाँ लॉजिक है ही नहीं। सेकंड है द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। कामू की फिलॉसफी का दूसरा बड़ा हिस्सा ये कहता है कि लाइफ की कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं होती। उनका कहना है कि लाइफ का सिर्फ एक ही कन्फर्म ट्रुथ है और वो है डेथ। हर इंसान को एक न एक दिन मरना है, इसलिए सबकी ज़िंदगी बराबर बेमतलब है। मर्सो धीरे धीरे इस सच्चाई को समझने लगता है। नॉवेल का एंड आता है तो उसकी चैपलिन से आर्ग्यूमेंट होती है। तब वो रियलाइज़ करता है कि यूनिवर्स उसके लिए पूरी तरह से इंडिफरेंट है, जैसे वो खुद दुनिया के लिए इंडिफरेंट था। हर इंसान की तरह वो भी पैदा हुआ है, जिएगा और एक दिन मर जाएगा, जैसे वो कभी था ही नहीं। ये रियलाइजेशन मर्सो को एक सुकून देता है जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि डेथ तो आनी ही है, चाहे वो एक्सक्यूशन से कल मरे, चाहे बूढ़ा होकर 20 साल बाद। डेथ ही लाइफ की अल्टीमेट सच्चाई है। हम पैदा हुए हैं एक दिन मरने के लिए। उसे समझ आता है कि उसके बच जाने की ख्वाहिशें झूठी तसल्ली थी, असली सच तो मौत है। इस तरह वो अपने बर्डन से आज़ाद हो जाता है और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। मर्सो का ध्यान दुनिया के सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट पे कम और फिजिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा होता है। कामों के मुताबिक ज़िंदगी का जब कोई हायर पर्पज़ या मीनिंग नहीं है तो इंसान को वही ज़िंदगी जीनी चाहिए जो उसके सामने है। मर्सो की थॉट्स बेसिकली ये होते हैं, उसकी बॉडी, मरी के साथ उसका रिलेशन, मौसम, बीच, धूप, समंदर। जब उसकी माँ का फ्यूनरल होता है तो उसे धूप और गर्मी ज़्यादा परेशान कर रही होती है बजाय उसकी माँ की डेथ के। बीच वाले सीन पर जब वो अरब पर गोली चलाता है, कोर्ट में पूछे जाने पर वो यही जवाब देता है कि उस दिन धूप और गर्मी बहुत तेज थी और वो चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने गोली चला दी। कामूस नावल के जरिए दिखाना चाहते हैं कि जब इंसान ऐसी दुनिया में जीता है जहाँ कोई डिवाइन पर्पज, मॉरल ऑर्डर या हायर मीनिंग नहीं होती, तब उसके इमोशनल डिसीजन और एग्जिस्टेंस खुद ब खुद एब्सर्ड हो जाते हैं। एब्सर्डिटी का जन्म तब होता है जब इंसान यूनिवर्स से मीनिंग मांगता है, लेकिन यूनिवर्स बदले में उसे साइलेंस देता है। मर्सो का कैरेक्टर इंटेंशनली लॉजिकल नहीं होता, उसके एक्शंस इरेशनल होते हैं। उसके एक्शंस सोसाइटी के लिए अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए सोसाइटी उसे डेंजरस मानकर मौत की सज़ा सुनाती है। क्योंकि हमारी सोसाइटी हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढती है, वो हर चीज़ को कॉज और इफेक्ट से समझना चाहती है। कामू के अब्सर्डिस्ट थॉट का कोर पॉइंट ये है कि ह्यूमन लाइफ इनहेरेंटली मीनिंगलेस है।